नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुशल जैन और आज हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी कठिनाइयां और राष्ट्रीय आय का महत्व। बच्चों, ये टॉपिक न केवल आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बट एक नागरिक होने के नाते भी आपको ये जानना जरूरी है कि हम अपने देश की नेशनल इनकम को कैसे गणना करते हैं, कैसे उसका मेज़रमेंट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है? हम राष्ट्रीय आय को आज जिन विषयों की जिस कंटेंट में पढ़ने वाले हैं, वो एक है राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियाँ हैं, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और एक और विधि है सोशल अकाउंटिंग मेथड या सामाजिक लेखांकन प्रणाली। फिर राष्ट्रीय आय की गणना में कौन-कौन सी कठिनाइयाँ आती है, क्या डिफिकल्टीज़ हैं जो हमको नेशनल इनकम के मेज़रमेंट के दौरान आती है और राष्ट्रीय आय का क्या महत्व होता है। तो इन्हीं बिंदुओं के बीच आइए हम जानते हैं इस विषय को गहराई के साथ। आप एक ही चित्र देख रहे हैं जिसमें आपको दिख रहे हैं 3 व्यक्ति। मैंने इन 3 व्यक्तियों को इसलिए चुना है क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य रूप से जो विधि है वो 3 ही है। आप एक चीज को और समझिएगा। राष्ट्रीय आय में हम 3 बातों को लेते हैं, या तो हम उत्पादन गणना विधि को ले लेते हैं या आय गणना विधि को ले लेते हैं या व्यय गणना विधि को लेते हैं। आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है, वो कैसे घूमता है, आप किसी भी एंगल से इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो रहा है। अब जब उत्पादन हो रहा है, तो हम उत्पादन के जितना भी उत्पादन हो रहा है, उसके कुल योग को जोड़ लें। या फिर ये उत्पादन जो व्यक्ति कर रहे हैं, मतलब उत्पादन कौन करता है? उत्पादन के साधन करते हैं और इन उत्पादन के साधनों को इस उत्पादन के करने के लिए कुछ न कुछ पुरस्कार मिलता है। तो हम वितरण के सिस्टम पर चले जाएँ, डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम पर चले जाएँ और इन साधनों को जो पुरस्कार मिल रहा है, वो उन साधनों की क्या है? आय है। तो हम इनकम मेथड पर जा सकते हैं। अब इनकम को हम 2 ही भागों में खर्च करते हैं, या तो हम सी या फिर आय, या तो हम कंजम्पशन करते हैं या हम विनियोग करते हैं। तो हम इसको y इज इक्वल टू क्या होता है? C प्लस आई, और उसमें आप गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ले लीजिएगा और शुद्ध आय जो x माइनस एम है उसे जोड़ लीजिए। तो आपको व्यय मेथड से नेशनल इनकम का मेजरमेंट मिल जाएगा। आप तीनों ही मेथड से करिए, राष्ट्रीय आय का जो मूल माप आता है वो समान ही आता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि, चाहे वो उत्पादन गणना विधि हो, आय गणना विधि हो, व्यय गणना विधि हो या सामाजिक लेखांकन विधि हो, ये इनकम का जो फ्लो होता है, चाहे आप उसे प्रोडक्शन मेथड से काउंट कर लीजिए, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से काउंट कर लीजिएगा या फिर व्यय से कर लीजिए। या तो व्यय भी 2 प्रकार से हो रहा है, सिर्फ सी यानी कंजम्पशन जो आप उपभोग कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट। और इसके अंतर्गत हम आगे जाकर इसकी डिटेलिंग को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं उत्पादन गणना विधि। इस विधि को औद्योगिक उद्गम प्रणाली या सूची गणना प्रणाली, इन्वेंटरी मेथड्स या वैल्यू एडेड मेथड्स भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसके कुल मूल्य को जोड़ लिया जाता है। पर कुल मूल्य को जोड़ते समय दोहरी गणना से बचने के लिए, डबल काउंटिंग न हो जाए, इसलिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। मैंने पहले भी स्टॉक और प्रवाह के बारे में आपको बताया था। ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है? 1 ईयर। क्योंकि जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, समय की अवधि की बात करते हैं, तो वहाँ हम फ्लो की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या है? एक फ्लो है। तो इसमें हम क्या हमारी अवधि होगी? 1 वर्ष की अवधि। तो 1 वर्ष की अवधि में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसके कुल मूल्य को जोड़ लिया जाता है और दोहरी गणना से बचने के लिए
अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। इस अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम मौद्रिक मूल्य को ले लेते हैं। उसमें से हम अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं और जो सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है, जो एड मिलती है, उसको जोड़ देते हैं और इसमें से जो डिप्रिसिएशन है उसको भी घटा देते हैं और विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देते हैं। तो हमें उत्पादन मेथड से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। हम इसमें क्या करते हैं और आसान तरीके से हम समझे इसको। हमारे हम अपने पूरे औद्योगिक क्षेत्र को कुछ भागों में बांट देते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्राथमिक क्षेत्र, है ना? जिसमें कृषि और कृषि से संबंधित चीजें आती हैं, है ना? प्राकृतिक संसाधनों से जो आय प्राप्त होती है। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें कि सारा निर्माण और विनिर्माण आता है और टर्शरी सेक्टर जिसमें कि सेवा क्षेत्र आता है। तो हम प्रत्येक मतलब जो हमारी पूरी इकोनॉमी है उसको हम उत्पादन के क्षेत्रों में बांट देते हैं और फिर साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाते हैं। कौन से मेथड में? उत्पादन मेथड्स में। तो हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में बांट दिया, तो जो उत्पादन हो रहा है इन सेक्टर्स में उसके उत्पादन के मूल्य का अनुमान लगाएंगे। फिर मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य का अनुमान लगाएंगे और इसे उत्पादन मूल्य से घटाकर बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए आप कि मैंने कहा कि मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य का अनुमान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? यदि हम मध्यवर्ती मूल्य वृद्धि को नहीं ज्ञात करेंगे तो फिर दोहरी गणना की संभावना होगी और हम उत्पादन मेथड से सही ढंग से राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए एक किसान ने गेहूं का उत्पादन किया। अब इस गेहूं के उत्पादन में उसने मान लीजिए 125 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। 100 क्विंटल गेहूं में से 125 क्विंटल गेहूं में से उसने 25 क्विंटल गेहूं जो है वो बेकरी को दे दिए, यानी ब्रेड बनाने वाले को दे दिए। तो जो 100 क्विंटल का मूल्य था वो तो शुद्ध मूल्य हो गया, है ना? अंतिम उपभोक्ता के पास चला गया, उसने आटा पिसाया और सीधा अपने उपयोग में ले लिया। पर जो 25 क्विंटल था वो बेकरी वाले के पास गया। अब ये 25 क्विंटल का मूल्य मान लीजिए कि 200 रुपए था। उस 200 रुपए के मूल्य से उस बेकरी वाले ने 500 रुपए की ब्रेड बनाई। तो जब हम ब्रेड का मूल्य काउंट करेंगे तो हम 500 रुपए नहीं करेंगे बल्कि उसमें से 200 रुपए घटा देंगे। मतलब जो वैल्यू ऐड हुई है, वैल्यू कितनी ऐड हुई है? 300 रुपए। तो हम 300 रुपए लेंगे। अब मान लीजिए हम सीधे ब्रेड नहीं खाते हुए सैंडविच खा रहे हैं। अब वो 500 रुपए का जो ब्रेड था वो सैंडविच वाले के यहाँ जाते जाते 600 रुपए हो गया। तो इसमें मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 600 रुपए में से जो बेकरी वाले का मूल्य था वो घट जाएगा, गेहूं का मूल्य है वो घट जाएगा और जो अंतिम मूल्य है उसका योग हम करेंगे। मान लीजिए कि एक रेडीमेड कपड़े का टी शर्ट आता है, तो उस टी शर्ट के मूल्य को हम लेंगे, न कि उस प्लेन कपड़े के मूल्य को लेंगे जो कि हमने बाजार से सीधा खरीदा था। तो इस तरह से दोहरी गणना के लिए से बचने के लिए हमें जो मध्यवर्ती उपभोग मूल्य है उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है? दूसरी बात, हम बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि लेते हैं, तो उसमें से हमको स्थिर पूंजी का उपभोग या मतलब जो है डिप्रिसिएशन वो घटाना होगा और अप्रत्यक्ष कर घटाना होगा और साथ ही साथ क्या जोड़ना होगा? सरकार की आर्थिक सहायता को हम उसमें जोड़ देंगे। संक्षेप में उत्पादन का मूल्य जो मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य है उसको बाजार कीमत पर हम लेकर जो मध्यवर्ती मूल्य है उसको घटाकर उसमें से स्थिर पूंजी का जो व्यय है उसको घटा देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और जो सरकार का अनुदान है उसको जोड़ देंगे और फिर हमको साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात हो जाएगी।
सभी औद्योगिक क्षेत्रों की साधन लागत पर जो शुद्ध मूल्य वृद्धि है उसको जोड़कर हम घरेलू उत्पाद ज्ञात कर लेंगे और उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देंगे, तो हमको राष्ट्रीय आय उत्पादन मेथड से या वैल्यू एडेड मेथड से या आपके कहिएगा कि जैसा कि मैंने पहले कहा था, इन्वेंटरी मेथड से ज्ञात हो जाएगी। इस विधि की सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि इसमें दोहरी गणना की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को ज्ञात करना और उन्हें घटाना एक टफ टास्क होती है। वो बहुत इजी और एक्यूरेसी के आधार पर नहीं हो सकती है। जैसे कि ब्रेड वाले ने ब्रेड ली, तो मैंने आपसे कहा कि उसने 25 क्विंटल गेहूं जो है वो ब्रेड के रूप में ले लिए। अब 25 क्विंटल गेहूं का मूल्य मान लीजिए 2000 रुपए था और उसने 5000 रुपए की में वो ब्रेड बनाई, तो यहाँ पे से तो मैंने 2000 रुपए उसमें से माइनस कर दिया और मैंने कहा कि हम यहाँ पर 3000 रुपए जोड़ लेंगे। किंतु इस 3000 रुपए के जोड़ने के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि कोई और चीज भी उसमें ऐड हो गई। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ब्रेड सैंडविच के रूप में बिक गई, और सैंडविच के रूप में बिकने में उस में जो वैल्यू ऐड हुई उसमें ब्रेड की वैल्यू भी ऐड हो गई। तो इतनी बारीकी से एनालिसिस करना बहुत टफ टास्क होती है प्रोडक्शन मेथड्स के अंदर। तो ये इस प्रणाली का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा होता है आय गणना प्रणाली। मैंने आपसे कहा ना, आय एक प्रवाह है। अब क्या हुआ? उत्पादन हुआ। उत्पादन हुआ तो उत्पादन कैसे हुआ? उत्पादन के साधनों ने उत्पादन किया। ये उत्पादन के साधन कौन है? भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। तो इन उत्पादन के साधनों में आय का वितरण किया जाता है। ठीक है, तो इस आय के वितरण में हम जो मेथड्स अपनाते हैं वो आय विधि है, बहुत सिंपल। भूमि को उसका पुरस्कार किस रूप में मिलता है? लगान के रूप में या किराए के रूप में। श्रम को उसका पुरस्कार किस रूप में मिलता है? मजदूरी या पारिश्रमिक के रूप में। आपके पूंजी को उसका पुरस्कार किस रूप में मिलता है? ब्याज के रूप में। उद्यमी को उसका पुरस्कार किस रूप में मिलता है? लाभांश के रूप में। और आपका संगठक जो है उसे पुरस्कार किस रूप में मिलता है? वेतन के रूप में। अब हमारी जो है इसमें मान लीजिए सरकार ने कोई सब्सिडी दी है, एड दी है, तो वो भी हम इसमें जोड़ लेंगे। अब इन सारे मेथड्स में हम जब अब देख रहे हैं कि आय गणना विधि जो होती है, इसमें सारे जो पुरस्कार होते हैं उन पुरस्कारों को जोड़ लिया जाता है। अब जो अंतिम व्यय विधि होती है वो भी हम उस चीज को उत्पादन से नहीं पकड़ते हुए, आय से नहीं पकड़ते हुए व्यय से पकड़ लेंगे। आप सब जानते हैं कि आय क्या होती है? y इज इक्वल टू सी प्लस आई। और चूंकि आजकल ओपन इकोनॉमी सिस्टम है तो y इज इक्वल टू यानी नेशनल इनकम को हम चार चीजों में बांट सकते हैं: c कंजम्पशन, i इन्वेस्टमेंट, g गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और x माइनस m यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो इस अंतिम व्यय विधि या जिसको एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, इस विधि में पहले हम बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद को ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि कितना उपभोग और कितना निवेश हेतु अंतिम उत्पाद पर व्यय हुआ, यानी कितना अंतिम उपभोग पर व्यय हुआ और कितना निवेश पर व्यय हुआ। इसमें से हम डिप्रिसिएशन को घटा देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे, तो हमको व्यय विधि से मतलब जो है राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें हम उपभोग का विवरण देख लेते हैं। पहले उपभोग जो है वो दो प्रकार का: परिवार का उपभोग व्यय और सामान्य सरकार का उपभोग व्यय। ठीक है। निवेश जो है वो भी दो प्रकार का होता है: आर्थिक क्षेत्र के अंदर और आर्थिक क्षेत्र के बाहर। अब इसमें हम क्या करते हैं? निजी अंतिम उपभोग व्यय को ले लेते हैं, सरकार के अंतिम उपभोग व्यय को ले लेते हैं और सकल घरेलू पूंजी निर्माण को ले लेते हैं और शुद्ध निर्यात को ले लेते हैं। मतलब हम एक्सपेंडिचर के सारे सेक्टर को पकड़ लेते हैं। आप बहुत सिंपल मेथड में समझिए
कि y क्या है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, इजिकल टू C प्लस आय, यानी या तो हमारी आय को हम उपभोग कर लेते हैं और या फिर हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। इसमें से G यानी टैक्स के रूप में आपने यदि कुछ गवर्नमेंट को दिया है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, तो वापस सरकार के व्यय के रूप में आपके पास आ जाएगा। सरकार आपको कोई अनुदान दे रही है, आर्थिक सहायता दे रही है, तो आप उसको जोड़ लेंगे। फिर आजकल 4 सेक्टर इकोनॉमी है, तो यदि हमने एक्सपोर्ट किया तो हमारे पास में मान लीजिए 15 लाख मतलब जो एक्सपोर्ट जैसे हमने इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट के रूप में हमने जो व्यय किया और एक्सपोर्ट के रूप में जो हमारे पास आया, तो जो नेट हमारी फॉरेन इनकम होगी, विदेशों से प्राप्त आय होगी, वो इसमें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय के 3 मेथड्स को तो हमने समझ लिया, पर जो ये व्यय गणना प्रणाली है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हमको सावधानी रखनी होती है। केवल अंतिम उत्पाद पर होने वाले व्यय को ही इसमें शामिल किया जाता है। उपहार, दान, कर, छात्रवृत्ति आदि के रूप में होने वाले अंतिम उत्पादों पर जो व्यय है, वे हस्तांतरण व्यय है, इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। पुरानी वस्तुओं के खरीदने पर होने वाले व्यय को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पहली बार वस्तु खरीदी गई थी तो इसे व्यय में शामिल कर लिया था। तो मान लीजिए एक व्यक्ति की कोई चीज है, एक मकान है और उसको दूसरे ने खरीद लिया, तो ये वित्तीय हस्तांतरण है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। पर कोई व्यक्ति यदि नए मकान बनाने में जो व्यय कर रहा है, तो उस व्यय को हम व्यय विधि में शामिल करेंगे। तो सामाजिक लेखा, इसके अतिरिक्त एक और मेथड्स है, इसको मतलब जो कॉक के अनुसार सामाजिक लेखांकन मनुष्यों तथा मानवीय संस्थाओं को भली भांति समझने में सहायक होता है। इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण नहीं किया जाता, बल्कि अर्थतंत्र के संचालन की जांच में एकत्रित सूचना के प्रयोग का भी समावेश होता है। बेसिकली जो ये सोशल अकाउंटिंग मेथड्स जो है, इसमें समाज में वर्ग बांट दिए जाते हैं, उत्पादक वर्ग, व्यापारी वर्ग, अंतिम उपभोक्ता वर्ग, और उनकी जो इनकम होती है उनको विभिन्न भागों में बांटकर उसकी काउंटिंग की जाती है। बेसिकली ये मेथड जो है ये बहुत पॉपुलर नहीं है और सिर्फ डेवलप कंट्री में ही ये यूज होता है। नेशनल इनकम के जो मेजरमेंट के पॉपुलर मेथड्स हैं वो 3 ही मेथड्स माने जाते हैं, प्रोडक्शन मेथड्स, इनकम मेथड्स और एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए कि आय एक प्रवाह है, एक व्यक्ति का व्यय जो है वो दूसरे व्यक्ति की आय है। उत्पादन आप सेंटर में ले लीजिएगा, उत्पादन कौन करता है? समाज के संसाधन करते हैं। समाज किनसे बनता है? परिवार से बनता है। तो उत्पादन का जो पुरस्कार है वो वापस लौट कर कहाँ पर जाता है? वही जो मैंने आपको बताया कि भूमि को लगान मिल जाएगा, श्रम को मजदूरी मिल जाएगी, पूंजीपति को ब्याज मिल जाएगा, संगठक को वेतन मिल जाएगा और जो एंटरप्रेन्योर है उसको लाभ मिल जाएगा। यदि टैक्स के रूप में सरकार के पास कुछ जाता है आय का हिस्सा, तो वापस एक्सपेंडिचर के रूप में हमारे पास में सरकारी व्यय के रूप में वापस आ जाता है। इसमें से इसीलिए हम टैक्सेशन को घटा देते हैं और जो इनडायरेक्ट टैक्स को हम घटा देते हैं, और जो चूंकि अभी ओपन इकोनॉमी सिस्टम मतलब होता है, हम फॉरेन ट्रेड भी करते हैं, तो यदि हमने इंपोर्ट किया तो देश की आय बाहर चली गई, हमने उसको घटा दिया क्योंकि वो राष्ट्र की आय से कम हो गया। और हम यदि एक्सपोर्ट करते हैं यानी कुछ निर्यात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में आय आती है, तो हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटाकर जो शुद्ध आय है उसको जोड़ लेते हैं। तो आप यदि इनकम के फ्लो को, राष्ट्रीय आय मतलब इकोनॉमी में जो फ्लो चलता है उसे इनकम मेथड से समझ लीजिए, प्रोडक्शन मेथड से समझ लीजिए, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से समझ लीजिए, आप राष्ट्रीय आय की गणना के मेथड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या कठिनाइयां होती है? सबसे बड़ी कठिनाइयां होती है दोहरी गणना की, क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में जो उत्पादन होता है वो कच्चे माल की पूर्ति, इनपुट से आउटपुट आता है। तो जो इनपुट से आउटपुट बन रहा है उसमें जो अंतिम उत्पादन है,
इसमें कई बार अंतिम वस्तु के उत्पादन का निर्धारण नहीं हो पाता है और राष्ट्रीय आय में एक वस्तु एक से अधिक बार शामिल हो जाती है। तो ये दोहरी गणना राष्ट्रीय आय के सही माप का चित्रण प्रस्तुत करने में कठिनाई उपस्थित करती है। दूसरा होता है सेल्फ कंजम्पशन और बार्टर सिस्टम। उत्पादन का अधिकांश भाग जो है किसान के द्वारा यदि रख लिया गया तो राष्ट्रीय आय के हिस्से में नहीं आएगा, इन्हें स्व उपभोग कर लिया। यदि फसल विक्रय के लिए मंडी या बाजार में नहीं आ पाती है और कई बार तो ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत ही एक उत्पादन से दूसरे उत्पादन को बदल लिया जाता है। जैसे किसान ने उत्पादन किया तो गेहूं दे के बाजार मतलब जो कपड़े का व्यापारी था उससे कपड़े ले लिए या किराने वाले से जाकर दूसरा किराना ले लिया। तो जो बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय सिस्टम है, ये राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर कीमत स्तर में परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए कि 2019 में हम कुछ वस्तुओं को ले लें, जैसे खाद्य वस्तु को ले लें कि शक्कर मान लीजिए 25 रुपए किलो थी, घी 500 रुपए किलो था, है ना? अब हम नेक्स्ट ईयर में जब तक आते हैं तो इनकी कीमत बढ़ जाती है। तो जो वस्तु 25 की थी मान लीजिए वो 50 की हो गई, तो जब आप सकल योग करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि राष्ट्रीय आय बढ़ गई, पर वास्तव में राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ी है, कीमतें बढ़ गई, सामान्य कीमत स्तर बढ़ गया। हालांकि इस समस्या का निदान जब हम स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना करके देखते हैं तो कुछ हद तक हो जाता है आधार वर्ष का चुनाव करके, और इस समस्या को मतलब हम समायोजित करने की कोशिश करते हैं। पर फिर भी जो इन्फ्लेशन जो है वो कई बार यानी मुद्रा प्रसार जो है वो मूल्य सामान्य कीमत स्तर को बढ़ा देता है और उससे कई बार राष्ट्रीय आय हमको बढ़ी हुई दिखती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक चैलेंजेस है नेशनल इनकम को काउंट करने में। फिर लेक ऑफ रिलायबल स्टैटिस्टिक्स। भारत जैसे विकासशील देश में विश्वसनीय आंकड़ों का बहुत अभाव होता है। जो विकसित राष्ट्र होते हैं वहां तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से होता है, संगठित क्षेत्र ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर नेशनल इनकम को चाहे आप इनकम मेथड से काउंट करें, चाहे प्रोडक्शन मेथड से काउंट करें या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट करें, काउंट करने में आसानी इसलिए रहती है क्योंकि डेटा इजीली अवेलेबल होते हैं और रिलायबल होते हैं। बट इंडिया में हमारा जो एक बड़ा हिस्सा जो है वो अशिक्षित होता है, तो कई बार ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय के सही आंकड़े नहीं मिल पाते हैं, कई बार लोग सही सूचनाएं नहीं देते हैं। तो ये सारे जो विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव होता है वो राष्ट्रीय इनकम की मापन गणना करने में कठिनाई उत्पन्न करता है। फिर क्या होता है, विशिष्टीकरण की कमी, लेक ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो डेवलपिंग कंट्री होती है इसमें विशिष्टीकरण की विशिष्टीकरण की समस्या है वो भी राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या होती है, क्योंकि जो अधिकांश छोटे छोटे किसान होते हैं ये अपने खाली समय में कुछ न कुछ काम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ मजदूर शहद मधुमक्खी पालन का काम कर लेते हैं, मुर्गी पालन का काम कर लेते हैं, मतलब पशुपालन गाय वगैरह मतलब जो है पाल लेते हैं। तो इसमें ये जो छोटे छोटे व्यवसाय बीच में कर लेते हैं, विशिष्टीकरण का काम कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं मतलब काऊ डंक वगैरह बना लेते हैं, कंडे वगैरह समझ रहे हैं ना आप, वैसे बना लेते हैं। तो जो मिडिल वर्क जो होता है, मतलब जो बीच बीच में जो ये काम हो जाता है, इनका ये कहीं पे भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं रहता है, तो इनका भी राष्ट्रीय आय में काउंटिंग करने में डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज्यादा, जो विकासशील राष्ट्र होते हैं इनमें सही आंकड़े नहीं मिलने के कारण बड़ी कठिनाई होती है। फिर कुछ विशिष्ट सेवाएं मतलब एक महिला यदि घर पर काम करती है तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, पर वही कहीं पर खाना बनाने के लिए जा रही है तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा हो गई। एक फैक्ट्री मालिक की पत्नी पढ़ी लिखी है और यदि वो घर उसी की फैक्ट्री में जाकर एक सेक्रेटरी का काम कर रही है, वो उसकी आय का उसके प्रॉफिट का के हिस्से में मतलब उसका जो है रिवार्ड मतलब वेतन के रूप में आना चाहिए, पर चूंकि वो उसकी पत्नी है इसलिए वो कोई रिवार्ड नहीं ले रही है, वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होगी। मान लीजिए किसी व्यापारी का बेटा उसकी दुकान में बैठकर काम कर रहा है, यदि वो व्यापारी का बेटा काम नहीं करता और उसकी जगह वो कोई दूसरे एम्प्लॉय को रखता तो निश्चित रूप से आय देता। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, ये जो स्पेसिफिक सर्विस होती है जो परिवार के संसाधनों से के रूप में मिलती है तो उनको काउंट नहीं किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं होती है।
राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है? ये किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का आईना होता है। ये उस सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण होता है कि देश सरकार के लिए क्या काम कर सरकार जो है देश की उन्नति के लिए क्या काम कर रही है। राष्ट्रीय आय जो है उसी के आधार पर आर्थिक प्रगति की माप को किया जा सकता है। जैसे डेल्टा वाई अपॉन वाई, डेल्टा का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी आय में कितना परिवर्तन हुआ। मान लीजिए कि पिछली आय 125 थी और 2018 की, और 2019 में 125 हो गई, तो परिवर्तन कितना हुआ? 25। ठीक है। और मान लीजिए पिछली आय 100 थी, है ना, और 2018 की आय 100 करोड़ थी और 2019 की हो गई 125 करोड़। तो परिवर्तन कितना हुआ? 25 करोड़। तो मैं क्या करूंगी? 25 करोड़ में 100 का भाग लगा दूंगी, तो मेरे पास 1/4 जो आ रहा है, ये क्या हो गया? आर्थिक प्रगति की दर हो गई। तो मुझे मतलब मेरी पिछले साल 18 में कितनी आय हुई थी? सिर्फ 100 करोड़। इस बार कितनी हो गई? 125 करोड़। यानी राष्ट्रीय आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 1/4, यानी 1/4 भाग जो है वो वृद्धि की मतलब बढ़ गया, यानी 25% की आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई। तो इससे हमको आर्थिक प्रगति की दर प्राप्त होती है, देश कितना विकास कर रहा है ये पता लगता है राष्ट्रीय आय से। तो डेल्टा आय राष्ट्रीय आय की में वृद्धि, और वाई यहाँ पे है प्रारंभिक आय वृद्धि। तो इससे हम देश की प्रगति के आईने को देख सकते हैं। देश में हमारे उद्योग धंधे कृषि सेवाओं में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसका मापदंड इसी लेवल से होता है। तो ये हमारी थी राष्ट्रीय आय की गणना का मेथड्स। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो सर्वप्रथम दादा भाई नारोजी, मतलब राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नारोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड रूल इन इंडिया में की थी, और स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1951 में दी। 50 ये प्रथम रिपोर्ट 51 में आई और 55 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद 55 से जो CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, वो ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय की गणना करता है। मुझे लगता है कि आपको ये थॉट समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे और इन चीजों को वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। बट ध्यान रखिए कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते वक्त देश में आंकड़ों का सही संकलन होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में जो नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है वो उत्पादन मेथड और इनकम मेथड, कई जगह पर हम लोग इनकम मेथड को यूज करते हैं और कई जगह पर हम प्रोडक्शन मेथड्स को यूज करते हैं, और इस विधि से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगली क्लास में हम भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान इसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको समझ में आए। पर फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हम अपने अगले सेशन में उस पर पुनः चर्चा कर आपकी क्वेरीज को हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।